हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, जो इस बार अपनी लाइब्रेरी में जो संडे को वीकली टेस्ट हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने पहले ही बना लिया था, लेकिन दोस्तों कई टेक्निकल कारणों की वजह से मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया। इसलिए मैं उस समय केवल 15 या 20 मिनट की जो वीडियो थी वो ही मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड की थी। दोस्तों, अभी इतना टाइम तो नहीं है कि उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको दे पाऊँ, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको रीजनिंग और मैथ का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं। दोस्तों, अब जो आने वाला जो अब की बार जो संडे को वीकली टेस्ट होगा उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको जैसे ही टेस्ट खत्म होगा उसी समय उपलब्ध करवा दिया जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो इस बार अपना वीकली टेस्ट हुआ था उसका जो रीजनिंग और मैथ का जो पोर्शन था उसका सॉल्यूशन करेंगे, और अभी हम उसको स्टार्ट करते हैं। और अपना जो पहला क्वेश्चन था रीजनिंग का वो था, इनमें से कौन सा एक जो अन्य तीन से भिन्न है। पहला ऑप्शन भुवनेश्वर, दूसरा बिहार, गोवा और उड़ीसा। दोस्तों, हमको जैसे पता है कि बिहार, गोवा और उड़ीसा ये सभी के सभी अपने देश भारत के राज्य है, लेकिन जो भुवनेश्वर दिया हुआ है वो एक राजधानी है और ये उड़ीसा की राजधानी है। इसलिए दोस्तों इसके अंदर 3 राज्य दिए गए हैं और एक राजधानी दी गई है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो भुवनेश्वर है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो अन्य 3 से भिन्न है, क्योंकि बाकी अन्य सभी राज्य है और ये एक राजधानी है। अगला जो क्वेश्चन है 52 नंबर का, जैसे बिल्ली म्याऊ की साउंड निकालती है तो घोड़ा हिनहिनाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, घोड़ा हिनहिनाना। नीचे दिए गए प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षरों से बनाया जा सकता है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें इसके अंदर एक वर्ड दिया गया है REMEMBERING। इन शब्दों का, इन जो वर्णों का यूज करते हुए, इन अक्षरों का यूज करते हुए हमें एक शब्द बनाना है, और इसमें नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से ही वो एक शब्द बनेगा। तो हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन है AGREE। इसके अंदर दोस्तों ए ही नहीं है, REMEMBERING, इसके अंदर दोस्तों ए है ही नहीं, तो दोस्तों ये अक्षर नहीं बन पाएगा। अगला जो ऑप्शन नंबर बी है NEGRO, इसके दोस्तों इसके अंदर अन तो है, ई भी है, जी भी है और आर भी है, लेकिन ओ इसके अंदर नहीं है, तो ये जो वर्ड है ये भी इन अक्षरों का यूज करते हुए हम नहीं बना सकते। अगला जो ऑप्शन नंबर सी है वो है ग्रीन। जी भी इस शब्द के अंदर है, आर भी है, ई भी 2 बार आया हुआ है और अन भी है, तो दोस्तों ग्रीन जो शब्द है वो अपना सही जवाब हो जाएगा। जो दिए गए जो शब्द है उससे हम ग्रीन शब्द को बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो 54वां जो क्वेश्चन है वो है LACAGJK शब्द को व्यवस्थित करने पर एक पशु का नाम बनता है, उसका अंतिम अक्षर कौन सा है। दोस्तों ये जैकल बनेगा और इसमें जो अंतिम अक्षर आएगा वो अल आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला जो 55 नंबर का क्वेश्चन है वो है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BRIGET को TPY लिखा जाता है तो कैरियर को CARWR को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों इस सवाल को हम इस प्रकार से हल करेंगे, जैसे हमें एक शब्द दिया गया है BRIGEOT, इस शब्द को एक जो कोड वर्ड है उसमें लिखा जाता है TPY, ऐसे लिखा जाता है। तो दोस्तों इसमें एक वर्ड और दिया गया है वो है CARWR, इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी ब्राइट को ऐसे लिखा जाता है तो हम कैरियर को कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों ये हमें इस जो क्वेश्चन है इसके अंदर पूछा गया है, तो हम इसको इस प्रकार से हल करेंगे, जैसे कि बी दूसरे नंबर पर आता है अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर, और 8 है जो आर है वो 18वें नंबर पर आता है, तो 2 और 18 यानी 20, तो 20वें नंबर पर आता है टी। इसी प्रकार दोस्तों जैसे आई है वो 9वें नंबर पर आता है, वो जी है वो 7वें नंबर पर आता है, तो दोस्तों 9 और 7 16, तो 16 नंबर पर आता है पी।
तो इसका आगे P आ जाएगा। और E 5वें नंबर पर आता है और ये जो T दिया हुआ है 20वें नंबर पर आता है, तो 25वें नंबर पर आएगा Y। तो दोस्तों इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। जैसे C तीसरे नंबर पर आता है और ए फर्स्ट नंबर पर आता है, तो 3 और 1 4 को जोड़ेंगे और चौथे नंबर पर आता है D आ जाएगा। और R आता है 18वें नंबर पर और E आता है 5वें नंबर पर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 23वें नंबर पर अपने आता है W। इसी प्रकार E 5वें नंबर पर आता है, R 18वें नंबर पर आता है, इनको जोड़ेंगे तो 23वें नंबर पर फिर से W आ जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अपने DWW, यानी कि ऑप्शन नंबर A इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 55वें नंबर को सोल्यूशन करेंगे। इन दोनों को जोड़ना है, जितने नंबर बनते हैं उतने ही नंबर का अक्सर यहाँ पर हमें लेकर आना है। तो इस प्रकार से जब हम कैरियर को सोल्यूशन करेंगे तो DWW आ जाएगा अपना आंसर। तो आगे दोस्तों अपना 56वें जो नंबर का क्वेश्चन दिया गया है वो है, नीचे दिए गए प्रश्न में अंकों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों इसमें हमें एक श्रृंखला दी गई है और वो श्रृंखला कुछ इस प्रकार से है, 37, 61, 91, 127 और यहाँ पर पूछा है हमें क्या आएगा और आगे है 217। तो दोस्तों इस जो क्वेश्चन को हमें इस प्रकार से हल करना है कि इनका गैप देखना है हमें। इनका जो गैप इसके अंदर दिया गया है वो है 24 और इनका जो गैप है वो है दोस्तों 30, यानी इसके अंदर 6 ऐड हो रहा है, और इनका जो गैप दिया गया है वो है 36, यानी फिर से इसके अंदर 6 ऐड हुए हैं। तो आगे भी दोस्तों 6 ही ऐड होगा। जैसे 36 में 6 जोड़ेंगे 42 ऐड होगा, इसके अंदर 42 ऐड होगा और यहाँ पर आ जाएगा 169। इस प्रकार से यहाँ पर भी 6 ऐड होगा और यहाँ पर 169 के अंदर हम जैसे 42 में से 6 ऐड करके हम जोड़ेंगे 48 इसके अंदर जोड़ेंगे तो 217 आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे, यानी हर बार हमें 6 ज़्यादा जोड़ के ऐड करना है, 24 में से 6 जोड़ेंगे 30 को ऐड करेंगे, 36 में 6 जोड़ेंगे 36 को ऐड करेंगे, जैसे 30 में से 6 जोड़ेंगे 36 को ऐड करेंगे, 36 में 6 जोड़ेंगे 42 को ऐड करेंगे, 42 में 6 जोड़ेंगे तो 48 को ऐड करेंगे। तो ये अपना इस प्रकार से एक श्रृंखला बनेगी और इसका सही उत्तर हो जाएगा 169, यानी अपना जो डी उत्तर है वो सही इसका आंसर होगा 56वें नंबर के क्वेश्चन का। अब दोस्तों आगे चलते हैं और अपना आगे आता है 57वें नंबर का क्वेश्चन। और 57वें नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो दोस्तों हमें ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एक श्रृंखला दी गई है, हमें इस श्रृंखला को पूर्ण करता है जो ABCD ऑप्शन उसको इसके अंदर फिट करना है। तो दोस्तों हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए इसके अंदर जो श्रृंखला दी गई है वो A दिया है और A C A B A फिर A C A B A। तो दोस्तों सबसे पहला जो अपना ऑप्शन है वो इसके अंदर दिया हुआ है B C B C। यदि हम इस ऑप्शन को इसके अंदर फिट करके देखते हैं तो देखते हैं दोस्तों कि क्या श्रृंखला बन जाती है B C B C। तो दोस्तों अब हम इसको इस श्रृंखला को पढ़ के देखते हैं A B A C A B A C A B A C A B A C। इस प्रकार से दोस्तों यह श्रृंखला बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर A ही अपना सही उत्तर हो जाएगा। ये श्रृंखला इस प्रकार से बनती है A B A C A B A C A B A C A B A C। ये श्रृंखला इसके अंदर बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर A अपना सही जवाब हो जाएगा B C B C। अगला दोस्तों अपना 58 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, रोहन अपने घर से चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, दाएं घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। आप बताएं कि वह अब किस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों रोहन इसके अंदर जो दिया गया है हम इस प्रकार से दिशाएं मान लेते हैं। ये अपनी पूर्व दिशा है, ये अपनी पश्चिम दिशाएं हैं, ये उत्तर दिशा है और ये अपनी दक्षिण दिशा है। तो दोस्तों इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे कि वह सबसे पहले पश्चिम दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है, यानी इस साइड में वो 4 किलोमीटर चलता है और फिर वह दाएं घूम जाता है। तो दोस्तों जब वो इस साइड से चलेगा, इस साइड की ओर चलेगा तो उसका दायां हाथ ये होगा, तो इस साइड वो घूम जाता है और वो 4 किलोमीटर चलता है।
वो 4 किलोमीटर चलता है। और ये कहता है कि अब वो है फिर से दाएं घूम जाता है। तो जो दोस्तों यदि वह ऐसे चलेगा तो उसका दायां हाथ ये होगा, तो वो इस साइड में 4 किलोमीटर इस साइड में फिर वो घूम जाता है, इस साइड में घूम जाता है। और अब हमें बताना है कि अब वो है किस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों अब वो इस साइड इस दिशा में जा रहा है, तो ये अपनी पूर्व दिशा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्व, यानी पूर्व इसका सही जवाब हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी है अपना पूर्व ईस्ट है, वो अपना इस 58वें जो नंबर का क्वेश्चन है इसका अपना सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों 59 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, वो है एक पंक्ति में मोहन दाएं से 15वां है और बाएं से 16वां है, तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल व्यक्तियों की संख्या 50 हो जाए। तो दोस्तों एक मोहन जो इसके अंदर दिया गया है, वो मोहन यानी दाएं से देखें तो 15वें नंबर का है और बाएं से देखें तो 16वें नंबर का है। और उसके अंदर हमें कितने व्यक्ति शामिल करने हैं इस पंक्ति के अंदर कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 50 हो जाए। तो दोस्तों मोहन को हम देखते हैं, वह दाएं से 15वां है, दायां ये है तो इस साइड से वो 15वां है, इस साइड से वो 15वां है। ये यहाँ पर मोहन बैठा हुआ है तो इस साइड से वो 15वां है, यानी 14 उसके इस साइड में बैठे हुए हैं, इस साइड में 14 बैठे हुए हैं, इसलिए वो इस साइड, तो यहाँ पर वो आगे 15वां हो जाता है। अब आगे बाएं से 16वां है, यानी इस साइड से देखें बाएं से तो वो 16वां है, ये 16वें नंबर पर है, तो ये इस यहाँ पर 16वें नंबर पर है, तो यहाँ पर 15 लोग बैठे होंगे, यहाँ पर 15 लोग बैठे होंगे। तो अब ये कहता है कि इसमें कितने व्यक्ति और शामिल किए जाए कि इस पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या 50 हो जाए। तो दोस्तों 14 इस साइड में बैठे हुए हैं, इसके इस साइड में 15 बैठे हुए हैं, इस साइड में 14 बैठे हुए हैं, तो टोटल 29 ये बैठे हुए हैं इसके आसपास। इसके इस साइड में 14 बैठे हुए हैं, इसके इस साइड में 15 बैठे हुए हैं, तो टोटल 29 लोग इसके दाएं बाएं बैठे हुए हैं और एक ये खुद हो गया, तो यानी 30 व्यक्ति इस पंक्ति के अंदर है। अब हम इसके अंदर यदि 20 मिलाएंगे तब ही इस पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या 50 हो पाएगी, तो अपना उत्तर हो जाएगा 20, यानी 20 व्यक्ति और हमें इसके अंदर मिलाने होंगे ताकि पंक्ति के अंदर व्यक्तियों की संख्या 50 हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे और 20 व्यक्ति इस पंक्ति के अंदर और बिठाकर हम व्यक्तियों की संख्या को 50 कर देंगे। दोस्तों आगे 60वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो है मंजू की ओर इशारा करते हुए गौरव ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। मंजू गौरव से किस प्रकार संबंधित है। ये दोस्तों रक्त संबंध का प्रश्न है और हमें इसको किस प्रकार से हल करना है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या है कि मंजू की ओर इशारा करते हुए गौरव ने कहा, यहाँ पर गौरव है और ये गौरव कहता है कि वह यानी मंजू जो है वह है मेरे पिता के पिता, यानी इसका पिता यहाँ पर आया, इसके पिता का पिता यानी इसका दादा यहाँ पर आ गया, यानी इसके पिता का पिता यहाँ पर आया के इकलौते बेटे, यानी पिता का इकलौता बेटा इसका पिता ही होगा, ये होगा। बेटे की पत्नी है, यानी इसकी पत्नी है, कौन है, मंजू, इसकी पत्नी कौन है, मंजू। तो दोस्तों गौरव के पिता यानी उसका यहाँ पर दादा होगा, इसके इकलौते बेटे यानी इसका पता आ जाएगा कि पत्नी है, यानी कौन है, मंजू। अब इसने पूछा है कि मंजू गौरव से किस प्रकार भिन्न है, यानी मंजू पूछा है, ये मंजू जो है इस गौरव से किस प्रकार भिन्न है। तो दोस्तों जब यहाँ पर इसका पिता है और इस पिता की पत्नी मंजू है तो गौरव उनका बेटा हुआ, तो जो मंजू है वो उनकी माँ हुई, गौरव की माँ हुई, तो ये उसकी माँ हो जाएगी। तो दोस्तों मंजू का संबंध जो गौरव से है वो माँ बेटे का है, तो इसमें मंजू का संबंध पूछा है तो मंजू गौरव के माँ लगती है, तो यहाँ पर माँ का रिलेशन आ जाएगा। 60वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए अपना सही होगा, तो ऑप्शन ए इसका हम इसको टिक करेंगे। 61वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें रविवार, शनिवार, सोमवार और बुधवार दिया गया है। तो दोस्तों हमें ध्यान में रखना है कि शताब्दी का कोई भी अंतिम जो दिन है वो मंगलवार, एक दिन छोड़ देना है वीरवार और फिर एक दिन छोड़ देना है शनिवार, यानी ये 3 दिन कभी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। मंगलवार, वीरवार और शनिवार, ये 3 दिन कभी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होंगे। ऑप्शन के अंदर इनमें से शनिवार दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी अपना इसका सही जवाब हो जाएगा 61वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका।
अब हम देखते हैं 62वें नंबर का क्वेश्चन, जिसमें लिखा है चिंकी अभय की बहू है और रमेश की भाभी। मोहन अभय का पुत्र है और रमेश का इकलौता भाई, अकेला भाई। चिंकी और मोहन के बीच संबंध बताना है। तो दोस्तों इसके अंदर हम इस प्रकार से करेंगे कि चिंकी अभय की बहू है, ये यहाँ पर चिंकी है, चिंकी ये अभय की पत्नी नहीं है, ये अभय की बहू है, यानी जो इसका पति होगा यहाँ पर, यानी जो अभय है, अभय का यहाँ पर पुत्र होगा, अभय का यहाँ पर पुत्र होगा और उसका जो पिता होगा वो होगा अभय, अभय। यानी दोस्तों इसको इस प्रकार से समझिए कि अभय के पुत्र की पत्नी है चिंकी, इसलिए अभय की बहू हुई चिंकी। यहाँ पर बहू का मतलब अपने पुत्र वधू से है, न कि जो पत्नी से। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से इस क्वेश्चन को समझना है कि जो चिंकी है वो अभय के बेटे की पत्नी है। दोस्तों इस प्रकार से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा है। और रमेश की भाभी, तो दोस्तों रमेश की भाभी कैसी होगी, जो इसका ये पुत्र है उसका भाई होगा, उसका भाई होगा, यानी भाई की पत्नी जो चिंकी है वो इसकी भाभी लगेगी, भाभी लगेगी। तो जो इसके भाई की भाभी हुई चिंकी। अब देखते हैं मोहन अभय का पुत्र है। अब देखो दोस्तों इसमें पुत्र का नाम दे दिया है मोहन, यानी अभय का पुत्र कौन है, मोहन, मोहन है, मोहन। और रमेश का अकेला भाई जो मोहन है वो अभय का पुत्र है और रमेश का अकेला भाई। तो दोस्तों इसमें रमेश का भाई है मोहन, तो उस भाई का नाम भी दे दिया रमेश। तो दोस्तों इस जो प्रश्न के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, क्योंकि सिंपल इसके अंदर ऐसे दिया गया है। अब हम इसको शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं। चिंकी अभय की बहू है, यानी इसके बेटे की पत्नी है। तो इस प्रकार से इसका कोई बेटा हुआ, यहाँ पर इसका पुत्र हुआ अभय का, और चिंकी इसकी बहू हुई। अब ये कहता है कि अभय का जो पुत्र है वो मोहन है, मोहन हमने लिखा। फिर मोहन का भाई इसने बोला रमेश को हमने लिख दिया। रमेश के भाई जो रमेश की भाभी बोल रखी है चिंकी को, क्योंकि दोस्तों जब भाई की पत्नी है वो इसकी भाभी ही लगेगी। तो इसका उत्तर हमें इसमें जो पूछा गया है चिंकी और मोहन के बीच है, जो चिंकी और मोहन के बीच है ये दोस्तों पति पत्नी का संबंध होगा। चिंकी इसमें सबसे पहले लिखा है, तो चिंकी का संबंध मोहन से पत्नी के रूप में होगा, पत्नी के रूप में होगा। तो इसका सही जवाब आ जाएगा पत्नी, जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा 62वें नंबर के क्वेश्चन का, कि जो चिंकी है वो मोहन की पत्नी लगेगी। अब दोस्तों अगला जो 63वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, एक घड़ी क्रमशः 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना बजता है घड़ी भी उतनी ही बजती है, उतनी ही बार बजती है। तो एक दिन में घड़ी कितनी बार बजेगी। तो दोस्तों हमें पता है कि जो घड़ी के अंदर 1 से 12 तक की उसमें संख्या लिखी होती है। जब 1 बजता है तो घंटा 1 बार बजता है, 2 बजते हैं तो घंटा 2 बार बजता है, 3 बजता है तो घंटा 3 बार बजता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये बजेगा। और इसमें पूछा है कि एक दिन में घड़ी कितनी बार बजेगी। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे में वो घड़ी कितनी बार बजेगी वो हमें निकालना है। तो दोस्तों एक घड़ी के अंदर हमें 1 से 12 तक की गिनती दी गई है। यदि 1 बजता है तो घंटा 1 बार बजेगा, 2 बजेगा तो घंटा 2 बार बजेगा, 3 बजेगा तो घंटा 3 बार बजेगा। इस प्रकार से ये 12 बार बजेगा। 6 बजेंगे तो 6 बार बजेगा, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 बजेंगे तो घंटा 12 बार बजेगा। तो 12 घंटे में घंटा इतनी बार बज जाएगा। यदि हम जोड़ते हैं तो इनको यहाँ तक हो जाएगा 55, 66 और 12 78 इनका जोड़ होगा। ये दोस्तों 12 घंटे का आया है, 78 बार बजेगा। अब हमें इसमें पूछा 24 घंटे का, यानी एक दिन का। तो हम इसको 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि घड़ी के अंदर 12 बजने के बाद वापस 1 बजेगा। जब ये 1 बजेगा तो घंटा 1 बार बजेगा, 1 बार बजेगा। फिर से यही श्रृंखला चलेगी। 2 बजेगा तो 2 बार बजेगा, 3 बजेंगे तो 3 बार बजेगा, 4 बजेगा तो 4 बार बजेगा, 12 बार बजेगा। तो जब ये 12 बजेंगे तो 12 बार बजेगा। तो हम जब इसको 2 बार ही गुणा कर देंगे, क्योंकि ये 12 घंटे का है, हम इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 24 घंटे का आ जाएगा। 156 बार घंटा बजेगा 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर। ये इसका सही उत्तर अपना आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो अपना इसका सही जवाब होगा। जो 63वें नंबर का क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर डी 156 बार सही जवाब हो जाएगा। अब 64वां जो क्वेश्चन है, यदि ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच एक गोलाकार मेज के चारों ओर
समान दूरी पर बैठे हैं उनकी स्थिति दक्षिणावर्त दिशा में है। यदि ए उत्तर दिशा में बैठा है तो ई की स्थिति क्या होगी। तो दोस्तों इसके अंदर 8 व्यक्ति हमें दिए गए हैं और वो एक गोलाकार मेज है। ये जो गोलाकार मेज है इसके चारों ओर बैठे हुए हैं और उनकी जो बैठने की जो सीटिंग है वो दोस्तों दक्षिणावर्त है, यानी वो इस साइड में पूर्व है, इस साइड में पश्चिम है, इस साइड में उत्तर है, इस साइड में दक्षिण है। तो दोस्तों उनकी बैठने की दिशा जो है वो ऐसे है, यानी दक्षिणावर्त है, यानी दक्षिण दिशा की ओर है। तो इस प्रकार से वो बैठे हुए हैं। तो दोस्तों वो 8 व्यक्ति है और इसमें लिखा है कि ये उत्तर दिशा में बैठा है, तो उत्तर दिशा ये यहाँ पर बैठा है। तो ई की स्थिति क्या होगी, हमें ई की स्थिति निकालनी है। तो यहाँ पर 8 व्यक्ति है, तो 8 व्यक्ति को हम इस प्रकार से बैठा देंगे। यहाँ पर बी, सी और डी और ई, एफ, जी, एच, इस प्रकार से हम इसको बैठा देंगे। यानी ए और ई यहाँ पर आ जाएंगे, 3 व्यक्ति इस साइड में, 3 व्यक्ति इस साइड में, यानी वो समान दूरी पे बैठे हुए हैं। समान दूरी पे जब बैठते हैं तो 3 इस साइड में आ जाएंगे, 3 इस साइड में आ जाएगा, एक इस साइड में, एक यहाँ पर आ जाएगा। तो 8 व्यक्ति हो जाएंगे। इसने पूछा है कि ए उत्तर दिशा में बैठा है तो ई किस दिशा में बैठा है। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि ई हमारे दक्षिण दिशा में बैठा हुआ है। ई जो है ये यहाँ पे बैठा हुआ है दक्षिण दिशा में। तो इसका उत्तर ए सही जवाब हो जाएगा 64वें नंबर के क्वेश्चन का। तो दोस्तों अगला जो अपना 65वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो होगा, इसको थोड़ा साफ करते हैं। इसके अंदर जो हमें जोड़ घटा गुणा भाग करनी होती है उसके जो सिंबल्स होते हैं, उसके जो निशान होते हैं उसको चेंज कर दिया गया है और बाद में हमें उसका सोल्यूशन निकालना है और उसका उत्तर हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसके अंदर हमें कहा गया है कि यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ प्लस हो तो 48 + 16 - 4 भाग 2 गुणा 8 का उत्तर क्या होगा। वो हमें ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 112, ऑप्शन डी 36 दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले जो रकम दी गई है वो लिखते हैं। 48 + में 16 - 4 भाग में 2 गुणा में 8। हमें निकालना है कि इसका उत्तर क्या होगा। इसके अंदर 48 हम लिखते हैं और प्लस को इसके अंदर क्या बोला गया है, प्लस को भाग बोला गया है तो भाग लगा देंगे, 16 लिख देंगे। माइनस को क्या बोला गया है, माइनस को कुछ नहीं बोला गया है तो माइनस का हम इसको ऐसे की ऐसे रखेंगे। और भाग को इसके अंदर बोला गया है गुणा, तो भाग की जगह हम गुणा लगा देंगे। और गुणा को इसके अंदर बोला गया है प्लस, तो हम इसको प्लस लगा देंगे 8 और इसका हम उत्तर हमें निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर बॉटम मास का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले हम इसको भाग को गुणा करेंगे, फिर हम गुणा को करेंगे सोल्यूशन, फिर हम इसको प्लस को करेंगे, फिर हम इस जो माइनस को करेंगे। इस प्रकार से हम इसका सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं भाग का सोल्यूशन करते हैं। तो 48 को 16 से भाग देंगे तो 3, ये माइनस का इसको हम करेंगे तो 8 और फिर प्लस में 8, एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, उत्तर अपना 3 आ जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही जवाब होगा, 3 इसका उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर अपने अब कंप्लीट होते हैं, यानी 15% इसके अंदर रीजनिंग के दिए गए हैं। तो 15 के 15% हमने अब कर दिए हैं। अब हम करेंगे मैथ के क्वेश्चन। दोस्तों ये 65 तक हमने कर दिए हैं। 66 से लेकर 70 तक के क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में, जो मैंने पिछली बार जो वीडियो अपलोड करी थी उसके अंदर मैंने डाल दिए थे। तो दोस्तों ये अब दोबारा करवाने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पर जाके वो जो क्वेश्चन है उसको समझ सकते हो, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब हम 71वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 71 से 80 तक के जो क्वेश्चन है मैथ के, उनका हम सोल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों अब हम अपना मैथ का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। 71वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसको हम साफ कर लेते हैं पहले। अब की बार का जो क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है वो दोस्तों बहुत ही इतना कोई हार्ड नहीं है, लेकिन दोस्तों HSC के अंदर मैंने ली इस तरह के ही क्वेश्चन आपसे CET प्री के अंदर पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो CET का जो प्री होगा उसके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम 71वां क्वेश्चन देखते हैं और इस 71वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि पहले से आधी दूरी तय करने में दुगुना समय लगे तो नई चाल और पहली चाल में क्या अनुपात होगा। यानी पहले से आधी दूरी, हमें जब दोस्तों पहली चाल ही नहीं पता तो हमें नई चाल कैसे पता होगा। हमें इस सवाल का अनुपात नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमें पहली चाल और नई चाल का नहीं पता होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम मानते हैं कि हमारी जो पहली चाल थी वो 100 किलोमीटर थी, 100 किलोमीटर, और इस 100 किलोमीटर को वो 1 घंटे में पूरा करता है।
1 घंटे में इसकी दूरी को तय करता है। तो दोस्तों यहाँ पर चाल कितनी हुई, यदि 100 किलोमीटर 1 घंटे में करता है तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा हुई, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल यहाँ पर हो गई। दोस्तों यहाँ पर हम यदि फार्मूला यूज करें तो चाल का हमारा क्या फार्मूला होता है, दूरी बटे समय। तो दोस्तों यदि हम इसको करेंगे तो दूरी 100 है, 100 बटे 1 100 ही आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ इतना ज़्यादा कैलकुलेशन है भी नहीं, क्योंकि 100 किलोमीटर 1 घंटे में निकालता है तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी। तब इसने बोला है कि पहले से आधी दूरी तय करने में दोगुना समय लगे, यानी इससे पहले से आधी दूरी कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर। इसको तय करने में दुगुना समय लगता है, पहले 1 घंटे का समय लग रहा था, अब इसको दुगुना समय यानी 2 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ पर हमें अब नई चाल ज्ञात करनी होगी। तो दोस्तों 2 घंटे में यदि 50 किलोमीटर निकालता है तो वो 1 घंटे में 25 किलोमीटर निकालेगा, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी 25 किलोमीटर प्रति हावर्स इसकी चाल हो जाएगी। तो दोस्तों यदि आप चाहो तो इसके फार्मूले में भी यूज कर सकते हो, 50 बटे 2 यानी 25 आएगा, यानी 1 घंटे में निकालेगा 25 किलोमीटर, दूसरे घंटे में फिर से 25 किलोमीटर निकालेगा, तो कुल 2 घंटे में 50 किलोमीटर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी जो नई चाल आई वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों इसमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर कि इसमें पहले नई चाल लिखा है, नई चाल और पहली चाल इस प्रकार से लिखा है। तो नई चाल इसके अंदर है 25 किलोमीटर और जो पुरानी चाल है वो 100 किलोमीटर। अब हम इसका अनुपात ज्ञात करेंगे, इसका अनुपात आ जाएगा 1:4। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, उसका सलूशन करेंगे। 71वें नंबर का ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना सही जवाब हो जाएगा, 1:4। अब इसके अंदर एक लाभ हानि का क्वेश्चन दिया गया है। जो 72वें नंबर का क्वेश्चन है उसके अंदर एक मनुष्य ने 2 घोड़े 990 रुपये प्रति घोड़े की दर से बेचे। यदि उसको एक घोड़े पर 10% लाभ हुआ और दूसरे पर 10% हानि हो तो उसे कुल सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, ये हमें निकालना होगा। तो दोस्तों इसमें एक व्यक्ति है, उसके पास 2 घोड़े हैं, उसने उन दोनों को 990 रुपये प्रति घोड़े के हिसाब से बेच दिए, जिस पर एक पर तो उसको 10% लाभ हुआ, दूसरे पर उसको 10% हानि हुई है। तो हमें उसको इस पूरे सौदे पर कितना लाभ या हानि हुई वो हमें निकालना है, और वो हमें निकालना है जो प्रतिशत के रूप में यानी परसेंटेज के रूप में हमें वो निकालना है। तो दोस्तों हमें इसको किस प्रकार से निकालेंगे। दोस्तों हम लाभ या हानि उस समय तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमें उसका क्रय मूल्य नहीं पता होगा, यानी जब हमें ऐसा ही नहीं पता कि वो चीज़ हमने कितने में खरीदी थी तो हमें क्या पता होगा कि हमें इस पर कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है। तो दोस्तों इसमें विक्रय जो मूल्य है वो देने से बात नहीं बनेगी, हमें उसका क्रय मूल्य भी ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे कि हमने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और वो हम 110 रुपये में बेचते हैं, तो इसको हमें पता चल जाता है कि हमें 10 रुपये का लाभ हुआ है। कोई चीज़ हम 100 रुपये में खरीदते हैं 90 रुपये में बेचते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उस पर जो लॉस हुआ है वो 10 रुपये हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें उसका क्रय मूल्य निकालना होगा, उसके बाद में ही हम उस पर लाभ या हानि निकाल सकते हैं। लाभ और हानि निकालने के बाद हम क्रय मूल्य पर इस पर परसेंटेज भी उसकी निकाल लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें 2 घोड़े हैं, ये फर्स्ट नंबर का घोड़ा है और ये दूसरे नंबर का घोड़ा है। इसको कहता है कि हमें क्रय मूल्य इनका पता ही नहीं है कि ये खरीदे कितने में गए थे, तो वो हम इसको छोड़ देते हैं एक बार। इसमें लाभ या हानि हमें दिया गया है, इस पर 10% लाभ हुआ है, इस पर 10% हमें हानि हुई है। तो दोस्तों अब हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे, इसका हम लिखते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसमें कितना आ जाएगा, ये भी 990 रुपये में बेचा गया है और ये भी 990 रुपये में बेचा गया है। दोस्तों अब हमें इसका क्रय मूल्य नहीं पता है, तो क्रय मूल्य जब हमें पता ही नहीं है तो हम इसमें मान लेते हैं। तो पहले का हम इसमें मान लेंगे, दूसरे का मान लेंगे 100 रुपये। 100 रुपये मान लिया, इसमें 10 रुपये का लाभ हुआ है तो ये 110 रुपये में बेचा होगा, इसमें हमें 10 रुपये की हानि हुई है तो ये 90 रुपये का इसको बेचेंगे। तो दोस्तों इसमें हमने माना कि 100 रुपये हमारा क्रय मूल्य है तो हमारा विक्रय मूल्य 110 आता है। यहाँ पर हमारा 100 रुपये क्रय मूल्य है तो हमारा विक्रय मूल्य 90 रुपये आता है। अब हम इस समीकरण को इसके अंदर फिट करते हैं तो दोस्तों हमें इनका क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों हमें 990 रुपये विक्रय मूल्य दिया गया है, 990 रुपये विक्रय मूल्य। अपने हिसाब से पहले घोड़े पर 110 रुपये विक्रय मूल्य आता है, हमें निकालना है 100, यानी हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो 100 हमें निकालना है, तो जो निकालना है उसको हम गुणा करेंगे, जो निकालना है उसको हमें हमेशा गुणा में करना है। तो इसको हम काटेंगे तो 900 आ जाएगा, यानी ये हमारा जो क्रय मूल्य है ये 900 रुपये है, यानी 900 का हमने खरीदा
और 10% लाभ यानी 90 रुपये लाभ हुआ, 990 रुपये में हमने इसको बेच दिया। दूसरा हम ज्ञात करते हैं इसी प्रकार से 990 रुपये में इसको बेचा गया है, 90 रुपये हमारा विक्रय मूल्य आया। 100 निकालना है क्योंकि हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो ये दोस्तों 11 कटेगा तो 1100 आ जाएगा। तो इसका जो क्रय मूल्य है वो 1100 रुपये आ जाएगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन ऐसी नहीं है जो हमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको सोल्यूशन करेंगे। अब हमें पता चल गया कि इन दोनों का क्रय मूल्य है, इन दोनों का क्रय मूल्य हमें पता चल गया और इन दोनों का विक्रय मूल्य हमें पता ही है, इसमें दिया हुआ है। तो दोनों का यदि क्रय मूल्य हम जोड़ते हैं तो 2000 रुपये, विक्रय मूल्य जोड़ेंगे तो 1800, 1980 रुपये, 1980 रुपये। तो दोस्तों क्रय मूल्य खरीदे गए थे 2000 रुपये में, बेचे हैं 1980 में, तो इसमें लॉस हुआ 20 रुपये। 20 रुपये हमें इस क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज में निकालना है। तो जब तक प्रश्न में कुछ भी स्पष्ट रूप से न लिखा जाए तो हम लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। तो यहाँ पर क्रय मूल्य 2000 रुपये है, परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। तो हम अब इसको काटेंगे तो 2 से 2 यानी 1 आ जाएगा। 1% इसके अंदर हमें हानि हुई है। हानि क्यों हुई है? क्योंकि 2000 रुपये इसका क्रय मूल्य है और 1980 इसका विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य यानी ज़्यादा में खरीदा था, कम में हमने बेचा है, तो 1% इसके अंदर हानि हो जाएगी। दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन चेंज भी हो सकते थे। यदि क्वेश्चन में इस प्रकार से लिख देता कि 4% हानि, 2% लाभ, 1% हानि, 1% लाभ, तो दोस्तों हमें 1% लाभ जो हानि है उसका ऑप्शन हमें चूज करना पड़ता है, उसको हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। उसी के हिसाब से हम OMR सीट पर हम उसको टिक करते हैं। तो दोस्तों अब हमारा 73वां क्वेश्चन आता है। इसमें जो काम से रिलेटेड जो प्रश्न है, काम उसको हम सॉल्यूशन करना है। काम और समय से संबंधित प्रश्न इसके अंदर दिया गया है। दोस्तों इन सवालों को कहने के अनेक तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने इनमें से वही तरीका यूज किया है जो एक फ्रेश कैंडिडेट को भी और एक एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट है जो 4, 5, 2, 3 सालों से तैयारी कर रहा है उसको भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने खुद के फार्मूले भी इसके अंदर निकलने लग जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको इस प्रकार से इनका करवाया है और मैंने वही मेथड यूज किया है जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो कंसेप्ट बेस भी है और ज़्यादा सिंपल भी है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। दोस्तों इसमें जो 73वां प्रश्न है वो है राम और श्याम 2 व्यक्ति है, एक राम है एक श्याम है, ये 2 व्यक्ति है और वो दोनों मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं। 3 दिन बाद राम बीमार पड़ गया, ये जो राम है ये 3 दिन बाद में बीमार हो गया और शेष काम को फिर श्याम ने पूरा किया है, 15 दिन में किया। शेष काम को श्याम ने 15 दिन में पूरा किया। अब ये श्याम का नहीं पूछ रहा, इसने राम का पूछा है कि राम अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा, राम अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो दोस्तों ये हमारा इसके अंदर क्वेश्चन दिया गया है। राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं, दोनों मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं। 3 दिन बाद में राम बीमार हो जाता है, श्याम उस शेष बचे हुए काम को 15 दिन में करता है। अब इसने पूछा है कि राम अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो दोस्तों ये हमें किस प्रकार से निकालेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों का जो काम है जो 8 दिन में कर लेते हैं उसका हमें 1 दिन का काम निकालना है। 1 दिन का काम हो जाएगा 1/8। हम इसका 2 दिन का निकालेंगे तो 2/8, 3 दिन का निकालेंगे तो 3/8, 8 दिन का निकालेंगे तो 8/8, काटेंगे 1 यानी काम कंप्लीट। तो दोस्तों इस प्रकार 1 दिन का काम हमने निकाला 1/8 और उन्होंने कहा है कि 3 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया है। क्योंकि राम 3 दिन बाद में बीमार हुआ है तो 3 दिन तक तो दोनों ने मिलकर काम किया होगा, तो 3 दिन तक काम हो गया 3/8। क्योंकि 2 दिन का 2/8, 3 दिन का 3/8, 4 दिन का 4/8, तो 3/8 काम पूरा हो चुका है। यानी 8 में से 3 काम कंप्लीट हो चुका है, बाकी बचा 5/8। 8 में से हम 3 काम हो चुका है तो 5 बचा है, 5 के बटे में 8, इतना काम बच चुका है। और इतने काम को श्याम ने 15 दिन में कर दिया, यानी शाम जो शेष बचा काम है उसको श्याम ने 15 दिन में कर दिया। इस काम को श्याम ने 15 दिन में कर दिया। यदि हम निकालेंगे इसको हम यदि पूरा निकालेंगे कि श्याम अकेला उस काम को पूरा के पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो हम इसको उल्ट देंगे। जब हम पूरा निकालते हैं तो इसको हम उल्ट देंगे, गुणा में 15 कर देंगे। ये 3 पे कटेगा, 8 × 24,
श्याम उस अकेले काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। अकेले काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ तक इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। राम और श्याम दोनों मिलकर 8 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। श्याम अकेला उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। अब हम राम का आसानी से निकाल सकते हैं कि राम अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो दोस्तों इन दोनों का एक दिन का काम है 1/8, दोनों जब मिलकर काम करते हैं। और श्याम का एक दिन का काम होगा 1/24। 2 दिन का निकालेंगे तो 2/24, 3 दिन का निकालेंगे 3/24, 24 दिन का निकालेंगे तो 24/24। इस प्रकार से हम इसको करेंगे, एक पे कट जाएगा तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों एक दिन का दोनों का काम, एक दिन का श्याम का काम, जो बचा वो राम का काम आ गया, राम का काम आ गया। दोनों के काम में से हमने श्याम का काम इसमें घटा दिया तो जो बचेगा वो राम का ही आएगा। इसको हम सोल्व करते हैं। 24 से इसका एलसीएम आया तो इसमें 3 माइनस में 1, 2/24। जब हम इसको पूरे को निकालते हैं तो हम इसको उल्ट देंगे, 24/2, ये 12 कट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 12 दिन। तो श्याम उस काम को 12 दिन में पूरा कर देगा, तो राम उस काम को 12 दिन में पूरा कर देगा। तो दोस्तों इसका उत्तर आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर जो 73वें नंबर का है ए, यानी 12 दिन इसका सही उत्तर होगा। और इसके अंदर दोस्तों इन सवालों के अंदर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। मैं दोस्तों पूरी प्रयत्न करूंगा कि कमेंट के माध्यम से आपकी जो भी संख्या है, जो भी डाउट है वो मैं आपको दूर कर सकूं। दोस्तों अब 74वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। जो 74वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका हम अब सॉल्यूशन करेंगे। उसके अंदर दिया गया है कि 2 नल किसी हौज को क्रम से 2 घंटे व 3 घंटे में अलग अलग भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज कितने मिनट में भर जाएगा। दोस्तों इसमें भरने का जो दिया गया है वो घंटे में दिया गया है, लेकिन हमसे पूछा मिनट में है। तो दोस्तों हम निकालते हैं, ये फर्स्ट हौज है, ये फर्स्ट नल है और ये दूसरा नल है। ये 2 घंटे में भरता है और ये 3 घंटे में भरता है। तो दोस्तों ये 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/2, और ये 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/3। जो पहले वाले जो क्वेश्चन में फार्मूला था वो इसके अंदर लग जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 1/2, 2 घंटे में 2/2, यानी जो हो जाए वो पूरा भर जाएगा। तो उनका 1 घंटे का निकाल लेंगे। 1 घंटे का हमने निकाल लिया। दोनों मिलकर, यानी दोनों एक साथ खोल दिए इनको, यानी दोनों अब ये मिलकर भरेंगे। तो हम इसमें प्लस का लगा देंगे क्योंकि दोनों मिलकर भर रहे हैं। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा, 3 प्लस में 2, 5/6। ये आ गया उनका 1 घंटे का, क्योंकि हमने 1 घंटे का निकाला है तो ये आ गया 1 घंटे का। हमें निकालना है कि वो पूरे के पूरा कितने मिनट में भर देगा। जब हम पूरा का पूरा निकालते हैं तो उसको हम उल्ट देंगे, 6/5। ये दोस्तों 1 घंटे का आ गया। अब हमें दोस्तों मिनट में निकालना है, तो मिनट में निकालना है तो हम 60 से गुना कर देंगे, ये 12 कट जाएगा तो 12 6 72 मिनट आ जाएंगे कि 72 मिनट में ये दोनों मिलकर उस हौज को पूरा भर देंगे। तो ये दोस्तों इसका 72 ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 72 74वें क्वेश्चन का सही जवाब है। अब दोस्तों हमें 75वां क्वेश्चन करते हैं, और इस 75वें क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि रमेश धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है तो रमेश की शिथिल जल में गति तथा नदी की चाल क्या होगी। तो दोस्तों अब हम इस सवाल को एक जैसे कंसेप्ट के हिसाब से करते हैं। मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। जैसे ये कोई धारा है, ये इस दिशा में बह रही है, इस दिशा में बह रही है और इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे इसमें रमेश नाम दिया है तो हम इसमें रमेश नाम ही ले लेते हैं, रमेश नाम। और ये रमेश 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। मान लीजिए 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यदि वह धारा की दिशा में ही चलेगा, धारा जिस हिसाब से जल जा रहा है, पानी जा रहा है, उसी हिसाब से ये चलेगा, उसी साइड में ये चलेगा, तो 5 किलोमीटर तो नदी की चाल हो जाएगी, जल की चाल हो जाएगी, 7 किलोमीटर इसकी खुद की चाल हो जाएगी। तो दोनों मिलकर और अधिक तेज गति से वो चलेंगे, यानी 5 किलोमीटर की स्पीड से जल चलेगा और 7 किलोमीटर की स्पीड से रमेश चलेगा। दोनों मिलकर ये 12 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगे, क्योंकि 5 तो नदी की है, 7 रमेश की हो जाएगी, तो चाल इनकी जुड़कर 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और यदि वह इसकी विपरीत दिशा में चलता है, यानी जल इस साइड में जा रहा है और रमेश इस साइड में चल रहा है, तो दोस्तों जल उसको ब्रेक मारेगा, यानी रमेश यहाँ से ऐसे चलेगा,
7 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों रमेश की चाल तो है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जल की जो चाल है जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा वो उसको ब्रेक मारेगी, यानी रमेश की चाल जो घटकर वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा जल इस हिसाब से चलेगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा रमेश इस साइड से चलेगा, तो दोस्तों जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसको ब्रेक उसको फोर्स लगेगा तो उसकी चाल घटकर 2 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाएगी। इसी प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करना है कि इसमें रमेश की चाल दी गई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, वो जो जल की चाल है वो हमें दी गई है इसमें 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी रमेश धारा की दिशा में, जो धारा की दिशा है जो इस दिशा है इसमें चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है जो धारा की दिशा में, और धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो धारा के विपरीत है ये चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों हमें इसमें रमेश की शीतल जल में गति और नदी की चाल क्या होगी ये हमें इसमें बताना है। तो दोस्तों इसके अंदर हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे, वह इसकी दिशा में जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों इसके अंदर जो नदी की चाल भी शामिल है, रमेश की चाल भी शामिल है, और ये विपरीत दिशा में जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो नदी का जल है वो उसको फोर्स मार रहा है, ब्रेक उसको कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका तो ये है कि इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो 10 आया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने 2 संख्याएं ली है तो 2 से हम इसको भाग करेंगे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा रमेश की चाल आ जाएगी। रमेश की चाल शीतल जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। और यदि हम जो नदी की चाल ज्ञात करना चाहें तो इन दोनों का गैप देखेंगे। गैप कितना है 2 किलोमीटर का, क्योंकि यहाँ पर 6 किलोमीटर है, यहाँ पर 4 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। 2 संख्याएं ली हैं तो 2 से हम भाग करेंगे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा नदी की चाल आ जाएगी। जो नदी की चाल जो आई है, नदी की चाल वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे, एवरेज करेंगे, व्यक्ति की चाल आ जाएगी। अंतर को जोड़ेंगे, अंतर देखेंगे, उसको 2 से भाग देंगे तो नदी की चाल आ जाएगी। अब हम इसको स्पष्टीकरण भी कर सकते हैं कि हम इसको स्पष्टीकरण देखो किस हिसाब से करेंगे इस क्वेश्चन को। ये नदी की जो चाल है ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा है जो नदी की दिशा में, और जो विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो रमेश की चाल हुई 5 किलोमीटर, नदी की चाल हुई 1 किलोमीटर। जब इसके ये उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में नदी का प्रवाह है, जल का प्रवाह है, तो 5 और 1 6 किलोमीटर उसकी चाल हो जाएगी। और यदि वह नदी के जल की विपरीत दिशा में यदि दौड़ता है, यदि वो तैरता है तो 5 किलोमीटर तो उसकी खुद की चाल है, लेकिन 1 किलोमीटर जो नदी की चाल है वो उसको ब्रेक धकेलेगी। जब उसको ब्रेक धकेलेगी तो उसकी चाल रह जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये अपना उत्तर। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को इसके पुष्टि भी कर सकते हैं, तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो दोस्तों अपना जो अगला क्वेश्चन है वो 76वां नंबर का क्वेश्चन है। यदि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती हो तो उस रेलगाड़ी की हमें चाल ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे, इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे कि ये एक खंबा है और यहाँ पर एक रेलगाड़ी है। इस रेलगाड़ी की चाल है 250 मीटर, और वो इस खंबे को 12 सेकंड में पार कर देती है, 12 सेकंड में उसको पार कर देती है। अब दोस्तों हमें इसको इस प्रकार से समझना है कि ये जो रेलगाड़ी है इस खंबे को कैसे पार करेगी। इस खंबे को देखो, ये इसका यहाँ पर इंजन है, ये इसका सबसे लास्ट वाला डब्बा है। दोस्तों एक रेलगाड़ी इस खंबे को उसी समय पार करेगी जब इसका लास्ट वाला डब्बा इसको पास कर जाएगा, इसको खंबे को क्रॉस कर जाएगा, इसको पार कर जाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ पर इंजन आया, इंजन आगे आएगा, फिर ऐसे चलते चलते जो अंतिम जो डब्बा है वो यहाँ पर आएगा, फिर वो उसको पार करेगा। जब तक अंतिम डब्बा इस खंबे को पार न कर दे तब तक ये रेलगाड़ी उस खंबे को पार नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों इस रेलगाड़ी को इस खंबे को पार करने के लिए 250 मीटर चलना होगा, ये 250 मीटर चलना होगा। इंजन से अंतिम जो डब्बा है वहाँ तक इसको 250 मीटर इस खंबे को पार करने के लिए इस रेलगाड़ी को चलना होगा। और 250 मीटर यदि चलती है, 250 मीटर चलती है ये 12 सेकंड में। हमें इसकी चाल निकालनी है प्रति घंटे में, क्योंकि ऑप्शन में सभी में प्रति घंटा दिया हुआ है। तो दोस्तों 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है, तो हम इसको 3600 से गुणा कर देंगे, क्योंकि जो हमें निकालना है वो हम हमेशा गुणा करेंगे, तो हम इसको गुणा कर देंगे। तो यदि हम इसको काटेंगे तो 300 यानी
कि 75,000 आ जाएगा। 25 75 3 0 के 3 0 और ये आया अपना मीटर में, क्योंकि ये जो 250 मीटर है ये आया मीटर में। अब हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 3 0 से 3 0 कट जाएगी, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी। रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रेलगाड़ी को, इस खंभे को पार करने के लिए इंजन से लेकर आखिरी डब्बे तक को इसको क्रॉस करना होगा। यानी ये ऐसे चलेगी, चलते चलते इसका अंतिम डब्बा यहाँ पर आएगा, इंजन यहाँ पर आ जाएगा, अंतिम डब्बा यहाँ पर आ जाएगा। यानी इसको पूरे को, इस खंभे को क्रॉस करना होगा, तब जाकर ये रेलगाड़ी इस खंभे को क्रॉस कर पाएगी। तो 12 सेकंड में करती है 250 मीटर, 3600 में करेगी 75,000 मीटर। हम इसको किलोमीटर में चेंज किया, 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों इसमें 77वां नंबर का क्वेश्चन है, किस राशि पर साधारण ब्याज 7% की दर से 4 वर्ष में 70 रुपये होगा। तो दोस्तों हमें निकालना है कि साधारण ब्याज इसमें दे रखे हैं 70 रुपये, उसमें ब्याज हो गया 7% की दर से ब्याज की दर है, 4 वर्ष में है, यानी कोई राशि है जिस पर 4 वर्षों में 7% की दर से 70 रुपये ब्याज हो जाता है। तो वो हमें राशि निकालनी है कि ऐसी कौन सी राशि है जिस पर 4 वर्षों में 7% की दर से 70 रुपये ब्याज बन जाता है। तो दोस्तों ये सिंपल साधारण ब्याज का सवाल है, साधारण ब्याज। जैसे हमें 5वीं छठी कक्षा में करते हैं, सेम वही इसके अंदर क्वेश्चन दिया गया है। साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 इसलिए किया क्योंकि दर परसेंटेज में है, तो 7/100 हम इस यहाँ पर करेंगे। साधारण ब्याज 70 रुपये इसमें दिया गया है, मूलधन हमें ज्ञात करना है और दर इसमें 7 दी है, समय 4 दिया है, बटे में 100। ये 100 इस साइड में भाग में है, इस साइड में जाके गुणा में होंगे, तो ये 7000 हो जाएंगे, 2 0 लग जाएगी। इस साइड में 7 चौक 28 है, ये 28 इस साइड में जाके, इस साइड में गुणा में है, तो इस साइड में जाके भाग में होंगे, और इस साइड में क्या बचेगा, अपना मूलधन बचेगा। तो दोस्तों हम इसको 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 3 0 की 3 0। अब हम इसको काटेंगे तो ये 250 पर कट जाएगा, तो 250 इसका उत्तर आ जाएगा कि 250 मूलधन। तो दोस्तों इस सवाल के अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर इस जो फार्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, इसके अंदर इसकी रकम को रखनी है और हमें ये सवाल कर देना है, और इसके अंदर कोई भी लॉजिक इसमें नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल और आसान सवाल है। और अब हम 78वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखता है कि किसी परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि उसके परिवार के सबसे बड़े सदस्य को छोड़ दिया जाए तो शेष सदस्यों की औसत आयु 5 वर्ष कम हो जाती है। परिवार के सबसे बड़े सदस्यों की आयु क्या है, तो सबसे बड़े सदस्य की, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक परिवार है, उसके अंदर 7 सदस्य है और उसकी औसत एवरेज जो है उनकी आयु की वो 18 वर्ष है, तो उनकी टोटल आयु हो जाएगी 126 हो जाएगी। अब ये कहता है कि सबसे बड़े सदस्य को निकाल दिया तो 7 से लेकर 6 उनके सदस्यों की संख्या हो जाएगी, और जो आयु है वो 5 वर्ष कम हो जाती है औसत आयु, तो ये 5 वर्ष कम होकर 13 रह जाएगी, तो 13 6 78। जब बुजुर्ग व्यक्ति, सबसे बड़ा व्यक्ति इसके अंदर शामिल था, तो उनकी जो टोटल आयु थी वो 126 थी, वो उसको निकाल दिया तो 78 रह गई। तो जो बची है, जो हमने निकाल लिया, वो बुजुर्ग व्यक्ति की आयु आ जाएगी, वो अपनी आएगी 8 और 4 48 वर्ष उस बुजुर्ग व्यक्ति की, यानी उस सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र आ जाएगी। तो ऐसे हम इस सवाल को, एक क्वेश्चन को हल करेंगे, और इसका ऑप्शन नंबर ए जो है 78वें नंबर का क्वेश्चन, उसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे शामिल किए हैं जो कि आपका कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, एक आयत का और एक वर्ग का। ये हम दोनों अब करते हैं, ये हम कंसेप्ट के साथ चलेंगे, और ये दोनों समझने के बाद क्वेश्चन आपको आयत के परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप और वर्ग के क्षेत्रफल में आज तक जो भी समस्या आती रही है वो आगे से नहीं आएगी। दोस्तों इसमें एक वर्ग है, जैसे वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों ओर की भुजाएं समान हो, चारों ओर की भुजाएं समान हो, चारों भुजाएं समान हो, ये एक वर्ग है, स्क्वायर है। और इसमें लिखा है कि इसका क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। इसमें हमें इसका क्षेत्रफल दे दिया 144 वर्ग मीटर। हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका परिमाप क्या होता है, जैसे वर्ग है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है चारों ओर की दूरी। ये यहाँ से कोई व्यक्ति चला तो यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी,
और यहाँ की दूरी, ये चारों ओर की जो घेरा है, इसकी जो दूरी है वही इसका परिमाप होता है। यदि ये 7 मीटर है, ये 7 मीटर है, ये 7 मीटर है, तो ये 7 मीटर है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 28 मीटर, क्योंकि चारों ओर की जो लंबाई है, जो इसकी दूरी है, वही तो इसका परिमाप होता है। तो यदि हम इसके चारों ओर की जो इसकी दूरी है, जो इसकी लंबाई है, वो हम जोड़ेंगे तो 28 मीटर आएगा। तो अब इसका एक फार्मूला बनाया गया ताकि हमें इन चारों की जो चारों भुजाएं हैं, इनकी हमें जो दूरी है, जो लंबाई है, वो हमें जोड़नी ना पड़े। तो इसका क्या बनाया गया फार्मूला, 4 गुणा में 1 भुजा की लंबाई, 1 भुजा की लंबाई, ताकि हम इसको आसानी से हल कर सकें। दोस्तों मैथ क्या होता है, मैथ के फार्मूले क्या आते हैं, देखो समस्याएं तो होती है, लेकिन फार्मूले ऐसे होते हैं जो उस समस्याओं का शीघ्रता से, सरलता से समाधान हमें दे दे, वो हमारे फार्मूले होते हैं। तो ये फार्मूला इसका बनाया गया, 4 गुणा में 1 भुजा की लंबाई कितनी है 7 मीटर, तो 28 मीटर आ गया, 4 7 28 मीटर। तो यही हमने यहाँ पर निकाला था। तो परिमाप का फार्मूला हमारे पास आया 4 गुणा 1 भुजा की लंबाई। और क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा हम निकालेंगे तो ये हमें सारा इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमें यदि अक्षेत्रफल दिया है तो हमें अक्षेत्रफल का ही फार्मूला यूज करना है, जो हमें दिया होता है उसी का फार्मूला हम लेकर चलते हैं। तो ये हम जो क्वेश्चन है उसको सोल्यूशन हम कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे करते हैं, इसका अक्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 144 वर्ग मीटर, और हम इसकी भुजा मान लेते हैं r, इसकी भुजा मान लेते हैं r। तो हमें पता है क्योंकि इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा गुणा भुजा, तो यानी r गुणा r बराबर में 144 वर्ग मीटर हम रखेंगे। r से गुणा करेंगे तो r की स्क्वायर बराबर में 144, ये स्क्वायर उस साइड में जाके क्या हो जाएगा वर्गमूल, तो r बराबर में कितना आ गया 12 मीटर आ गया। तो दोस्तों एक भुजा जब इसकी 12 है तो हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं, क्योंकि परिमाप का फॉर्मूला पता है 4 गुणा 1 भुजा की लंबाई, और एक भुजा कितनी आ गई 12 मीटर। तो हम इसका परिमाप निकाल देंगे इसी फॉर्मूले के अंदर रखकर कि 4 गुणा 1 भुजा की लंबाई 12 बराबर में 48 मीटर, इसका परिमाप आ जाएगा। तो यानी ये जो हमें वर्ग इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है उसकी चारों भुजाएं 12 मीटर 12 मीटर 12 मीटर 12 मीटर है। यदि हम इसका परिमाप निकालेंगे तो 48 मीटर आ जाएगा, हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 144 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने कंसेप्ट के साथ किया। अब हमारा 80वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो आता है आयत का। आयत का भी सेम ही क्वेश्चन इसके अंदर डाला है, जिसमें लंबाई चौड़ाई दी गई है और हमें इसे के क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित ये क्वेश्चन है। आपको आयत का परिमाप और क्षेत्रफल भी इसके जरिए क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कैसे है। एक आयत है, आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो, आमने सामने की भुजा समान हो। ये भुजा इसके समान है, ये भुजा इसके समान है। ये यदि 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर है, ये यदि 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर है। तो ये होता है आयत, आमने सामने की भुजा, यानी इसकी जो लंबाई है वो भी समान होगी, इसकी जो चौड़ाई है वो भी समान होगी। इसका यदि हम परिमाप निकालेंगे, मैंने पहले बताया वही होता है परिमाप, आयत का परिमाप। परिमाप क्या होता है कि चारों ओर की दूरी 10, 5, 15 और 10, 25 और 5, 30 मीटर इसका परिमाप आ जाएगा, 30 मीटर इसका परिमाप आ जाएगा। दोस्तों इसका एक सूत्र बनाया गया ताकि हम इसका परिमाप आसानी से निकाल सकें, यानी शीघ्रता से निकाल सकें। तो उसका सूत्र कैसे बनाया गया, इसके अंदर लंबाई और लंबाई समान है तो इसमें 2 लंबाई लिख दी, चौड़ाई समान है, हमें जोड़ना है तो क्योंकि जोड़ना ही है, क्यों 10, 5, 15, 10, 25, 5, 30 जोड़ा ही है तो जोड़ना ही है, तो हम इसमें जोड़ लगाएंगे, तो जोड़ लगा दिया। अब इसमें दोनों जो चौड़ाई है वो भी समान है तो हमने इसमें 2 वृत्त लिख दिया, यानी इसकी चौड़ाई लिख दी। तो अब हम इसमें से 2 इसमें कॉमन ले सकते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत के परिमाप का सूत्र हो जाएगा। यदि हम इसको रखते हैं तो अपना 30 ही आएगा। 2 गुणा लंबाई कितनी है 10 और प्लस ये कितनी है 5, 2 गुणा में या फिर व्यक्त कर दो 15, तो 30 अपना उत्तर आ जाएगा, 30 मीटर। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने इसको समझाने का मतलब था कि आपको मैंने जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करना था। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो आयत का परिमाप इस प्रकार से इसका ये सूत्र बनाया गया, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका सूत्र बनाया गया, या फिर हम इस प्रकार से बनाया गया। और अब इस फार्मूला के द्वारा हम इस जो क्वेश्चन है उसको सोल्यूशन करेंगे, इसका समाधान करेंगे। और इसका क्षेत्रफल यदि हमें निकालना होता है, आयत का क्षेत्रफल,
आयत का क्षेत्रफल यदि हमें निकालना होता है तो लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हमारा ये क्षेत्रफल सारा इसका आ जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर हमें आयत का परिमाप दिया गया है 206 मीटर। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो हमें दिया होता है वही उसी का फॉर्मूला हमें यूज करना होता है ताकि हम इस क्वेश्चन को समाधान कर सकें। आयत का परिमाप 206 मीटर और आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 206 मीटर। तो ये 2 इस साइड में भाग, इस साइड में गुणा में है, उस साइड में जाके भाग में होंगे, तो इस साइड में क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में 206 बटे में 2। यदि हम इसको काटेंगे तो 103 आ जाएगा, 103, यानी लंबाई और चौड़ाई इस आयत की यदि हम जोड़ते हैं तो 103 मीटर आएगा और उनका अंतर हमें दिया है लंबाई और चौड़ाई का 23, यानी यदि हम लंबाई में से चौड़ाई घटा दें तो इसका अंतर दिया गया है 23। ये क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम अब आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, 2 लंबाई, 1 लंबाई और 1 लंबाई, 2 लंबाई बराबर में इसको जोड़ेंगे 126। ये अल हमें निकालना है तो इसी साइड में रखना है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है तो हमें उसकी लंबाई चाहिए होगी, इसकी चौड़ाई चाहिए होगी। अब हम इसकी लंबाई निकाल देंगे, ये 2 है, इस साइड में गुणा में, उस साइड में जाके भाग में हो जाएगा, 126 बटे 2, तो अल बराबर में आ जाएगा 63 मीटर इसकी लंबाई आ जाएगी। अब हम इस 63 मीटर को इसके अंदर रख दो, चाहे इसके अंदर रख दो, हमारी चौड़ाई ज्ञात आ जाएगी। फिर हम इसका आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई करके। तो इसको देखते हैं कैसे होता है कि लंबाई है, इसको हम इसके अंदर भी रख सकते हैं, इसके अंदर भी रख सकते हैं, किसी के अंदर भी रख सकते हैं। तो हम इसको इसके अंदर रखते हैं, तो जहाँ पर भी लंबाई है वहाँ पर हम 63 यहाँ पर रख देंगे। तो लंबाई आई सबसे पहले तो 63 प्लस में b और बराबर में क्या है 103। हमें b निकालना है, इसको इसी साइड में रखना है 103 के 63 इस साइड में किसका है, प्लस का, क्योंकि आगे का निशान देखना होता है, कुछ भी नहीं है तो ये प्लस का, उस साइड में जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो b बराबर में आ जाएगा अपना 40। तो हमारे पास लंबाई भी आ गई, हमारे पास चौड़ाई भी आ गई। अब हम इसका आयत का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये अपना आएगा 2 1 25 2520 वर्ग मीटर, इसका क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करेंगे और इसका ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये हमने सभी सवाल इस क्वेश्चन पेपर के जो रीजनिंग और मैथ के थे वो मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिए हैं। दोस्तों जो अपना अब अगला जो वीकली टेस्ट होगा वो संडे को ही होगा, उसका टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा और उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आपको जैसे ही आपका पेपर समाप्त होगा, जो टेस्ट समाप्त होगा उसी समय आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले जो टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।